EAN है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN आ गया था, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन लिखो एक EAN पर ही है ना, EAN पर ही क्वेश्चन लिखो आगे। Assign the oxidizing and reducing character in the following compound. Assign the oxidizing, question है oxidizing and reducing character for following कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड है ना, नोट करो साथ साथ मेरा। आपको ये बताना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा कौन रिड्यूसिंग होगा। तो मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का, मेटल कार्बोनिल का, एक बात और है ना, ये ध्यान रखना है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से स्टेबिलिटी या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग जनरली या मोस्टली हम किसका देखते हैं, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का ही देखते हैं, जिसमें मेटल कार्बोनिल का, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड होता है, उन्हीं के लिए वैलिड है। मैंने आपको लिखाया था क्लासिकल कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड है। तो EAN अगर मेटल का, हाँ मेटलोसिन के लिए भी EAN अगर नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आता है तो हम ये मानते हैं कि जो मेटल कार्बोनिल है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर नहीं आता है, उससे ज्यादा या उससे कम आता है, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा या डाइमराइज होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर कंपाउंड का, ठीक है ना। पहला लिखो V फर्स्ट, V CO का होल 6, और एकदम से आप EN निकालो, इसका फटाफट निकालना स्टार्ट करो। V CO का होल 6, Fe CO का होल ट्वाइस, NO का होल ट्वाइस, Fe CO का होल ट्वाइस, सेकंड पार्ट Fe CO का होल ट्वाइस, NO का होल ट्वाइस। और मैंने आपको बताया था कि NO इज ओनली लिगेंड which can donate 3 इलेक्ट्रॉन, एक NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखो बाकी सारे लिगेंड क्या करते थे, एक लिगेंड एक लोन पेयर करता था, ये 3 इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। आगे देखो Mn CO5 4, अच्छा फर्स्ट का ये 35 आ रहा, ठीक है, जो भी यार लिखा आपको, CO का होल 4 2 माइनस, CO का होल 4 2 माइनस 5, CO का होल 4 6, CO का होल 8 7, Mn2CO का होल 10। देखो जिसका EN नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ रहा होगा तो वो ना ऑक्सीडाइजिंग ना रिड्यूसिंग, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब जल्दी से इनका EN निकालो मुझे, फिर बताओ। देखो पहले में बेटा पहले EN निकाल दो, है ना। EN का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, EN क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, है ना। दोबारा बताया तो, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ध्यान रखना, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, या दूसरा क्या बताया था इसकी जगह, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई सेंट्रल मेटल एटम फ्रॉम लिगेंड, है ना, ये बताया था मैंने। तो पहले वाले का EN निकालोगे, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 23 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 6, तो कितना आ गया, 35। देखो इसका 35 आया, EN सेकंड वाले का EN निकालो, EN सेकंड वाले का, Fe का 26 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही लोगे, प्लस अब देखो ध्यान रखना, NO कितने इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, 3, 2 Na कितने देंगे, 6, CO कितने देता है, 2 कितने देंगे, 4, तो ये 10 दे रहे हैं, कितना आ रहा है, 36। तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ना लिख के इसकी जगह क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई सेंट्रल एटम फ्रॉम लिगेंड्स, ठीक है। प्रोटेस का 36 हो गया,
MnCO5 का कितना आता है? MnCO5 का 35 आता है ना, ये 34, MnCO5 35, COCO का होल 4 2 माइनस 37 आता है ना। COCO4 कितना आएगा? 35 आएगा। CO2CO का होल 36 आएगा। इसका भी कितना आएगा? 36 आएगा। तो भाई ये तो स्टेबल हो गया, ठीक है, ये स्टेबल हो गया, और ये भी स्टेबल हो गया। 35 है, आप खुद सुनो, 35 है तो ये 36 करना चाहेगा। अगर 35 है तो अपने आप को 36 करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस। तो क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये 37 है तो ये क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन देगा अपना, ठीक है, खुद देगा तो ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो सारे सही लिखे हैं क्या मैंने? ठीक है, यस, ओके, आया। देखो ये है एप्लीकेशन EN की, है ना, एप्लीकेशन ऑफ EN। एक और लिखो, MnCO5 कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय, एक क्वेश्चन लिखो, देखो MnCO5 can be stabilized by A part exhibiting oxidizing character, exhibiting oxidizing character, या दूसरा भी exhibiting reducing character, लिख लो, या थर्ड C डाइमराइजेशन, या D बोथ A एंड B। क्या आंसर आएगा? D आएगा। क्या बात कर रहे हो? A एंड C बिल्कुल सही है, कुछ का बिल्कुल सही है, A एंड C। बेटा क्या होगा? MnCO5 का EAN, MnCO5 का EAN 35 है, तो 36 करने के लिए क्या करेगा? एक तो ये डाइमराइज हो सकता है, डाइमराइज होके क्या बन सकता है? Mn2CO का होल 10, Mn2CO का होल 10, ये डाइमराइजेशन हो गया, तो इसमें Mn का EN कितना जाता है? 36 जाता है, ठीक है, डी नहीं सॉरी C, है ना, A एंड C आंसर होगा। A, अब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, भैया इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, तो आंसर क्या हो गया? A एंड C हो गया। बोलो जरा आंसर क्या हुआ? A एंड C, ठीक है, A एंड C हो गया। देखो आप हेडिंग डालो, नेक्स्ट टॉपिक, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वर्नर। वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, बहुत सारा वर्क किया है, बहुत सारी थ्योरीज इन्होंने दी, इसलिए इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। वर्नर्स ने जैसे देखो कुछ कंपाउंड बना के देखे वर्नर ने, जैसे ये है COCl3 प्लस 6 अमोनिया, ठीक है। वर्नर को फादर ऑफ, ये भी लिख लेना, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोला जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वर्नर को, ठीक है। इन्होंने कई सारी थ्योरी दी, कुछ देखते हैं जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने COCl3 और अमोनिया से रिएक्शन कराई, प्लेटिनम क्लोराइड और अमोनिया से रिएक्शन करा के दिखाई, CrCl3 क्रोमियम क्लोराइड और अमोनिया से रिएक्शन कराई। तो उन्होंने क्या देखा? कंपाउंड CO
NH3 का होल 6 और Cl3। अब इन्होंने एक अमोनिया कम कर दिया भाई सामने, तो कंपाउंड ये बना CO NH3 का होल 5 Cl और यहाँ Cl2। फिर इन्होंने 4 अमोनिया कर दिए, तो CO NH3 का होल 4 Cl2, बाहर एक Cl आ गया। फिर इन्होंने 3 अमोनिया कर दिए, तो CO NH3 का होल थ्राइस और Cl3 ये आ गया। ऐसे उन्होंने कई सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के देखे, बहुत सारे। और क्या देखा कि भाई इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग अलग आई, इन कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट आई, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग आई, वॉल्ट ऑफ फैक्टर अलग अलग आया, डेल्टा टीवी, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनकी वैल्यू इन सब के लिए अलग अलग आई, किसी की ज्यादा किसी की कम, ठीक है। क्यों आई उसका रीजन देखेंगे पहले। जैसे और भी कंपाउंड बनाए, जैसे है PT Cl4 प्लस 6 अमोनिया, तो PT NH3 का होल 6 और ये Cl4, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है बेटा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जैसे यहां देखो CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO हमेशा 6 ही रहेगा, फिक्स होता है ना। सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, समझ गए ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कि सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्ट कितने लिगेंड अटैच है, ठीक है, जो लोन पेयर दे रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या है, फिक्स है इसका। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेटिस्फाई हो रहा है वो सारे अमोनिया से, अमोनिया न्यूट्रल होता है। यहाँ पर अमोनिया से और Cl से नेगेटिव होता है, 5 अमोनिया से 1 Cl से सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ 4 इससे 2 इससे हो रहा है, यहाँ पर 3 अमोनिया से 3 Cl से। तो देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिक्स है ना, हाँ, लेकिन सेटिस्फाई करने वाले जो लिगेंड है, यहाँ 6 के 6 अमोनिया थे, सारे न्यूट्रल थे। यहाँ अमोनिया तो 1 Cl को अंदर आना पड़ा, यहाँ पर 4 अमोनिया तो 2 Cl2 को अंदर, 2 Cl को अंदर आना पड़ा, यहाँ पर 3 के 3 को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, कुछ का वेरिएबल होता है, ठीक है, कुछ का वेरिएबल था, अदरवाइज जनरली फिक्स होता है, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आएगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाता है, और जो कॉमन वाले हैं उनको तो याद ही हो जाएगा, इतने सारे एग्जांपल हम करने वाले हैं। अब सुनो ध्यान से, अब आगे जरा करो रिएक्शन। PtCl4 अगर मैं ले लेता हूं 5 अमोनिया, तो क्या बन जाएगा ये, PT NH3 का होल 5, 1 Cl अंदर, और ये कितना आ गया, Cl3, ठीक है। बाहर सॉरी Cl3 नहीं, Cl4 ही आएगा। PT जो है +4 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मुझे बता देना कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। +4 NH3, PT NH3 का होल 4, यहाँ Cl2, बाहर Cl कितना आ गया, 2, PT Cl4 +3 NH3, PT Cl3 NH3 का होल साइज और Cl, ठीक है। बाहर Cl, इसके अंदर चारों Cl बाहर हो गए, 6 अमोनिया अंदर, इसके अंदर 3 Cl बाहर 5 थे, ठीक है। देखो क्लियर है, इधर Cl 1 ही, इधर 2, इधर 3, ओके सर। अब आप देखोगे कि बेटा इसको पानी में डालेंगे हम, तो कितने आयंस मिलेंगे इसके अंदर, 4 मिलेंगे, 3 और 1 4। इसको वाटर में डालोगे कितने आयंस मिलेंगे, टोटल 3 मिलेंगे। इसको वाटर में डालोगे कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। इसको एक भी आयन नहीं मिलेगा, एक ही रहेगा सिर्फ, है ना। देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। ऐसे इसमें इसको पानी में डालोगे कितने मिलेंगे, 5 आयन मिलेंगे। इसको पानी में डालोगे 4 मिलेंगे।
तो जितने आयंस ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उन्हीं की ज्यादा होगी, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उन्हीं की ज्यादा होगी। क्लियर है? यस। तो इस तरह से वर्नर ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की, सेंट्रल एटम सेम रख के, बस नंबर अमोनिया जो है इसका नंबर चेंज किया, तो कॉम्प्लेक्स की स्टोइचियोमेट्री भी चेंज हुई और प्रॉपर्टी भी चेंज हुई। इसके आधार पर वर्नर ने क्या बोला कि दो तरह की वैलेंसी होती है। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू वर्नर, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू वर्नर there are two types of valency. There are two types of valencies. कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी लिखो और सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर के अकॉर्डिंग दो तरह की वैलेंसी होती है, लिख लो। अकॉर्डिंग टू वर्नर देयर आर two types of valencies, primary valency and secondary valency। दो तरह की वैलेंसी होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। देख लिया? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। यस। अब इन दोनों में थोड़ा सा लिखो इनके बारे में। प्राइमरी क्या होती है, पहले प्राइमरी लिखो, फिर हम एग्जांपल से देखेंगे। प्राइमरी वैलेंसी लिखना बेटा। पहले प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? इट इज कोरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सेंट्रल एटम का, वही क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी होगी। इट कोरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर। साथ साथ लिखते जाओ, है ना। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसका? सेंट्रल एटम का। सेकंड, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। देखो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो वो नेगेटिव आयंस की वजह से है। -2 है, माइनस तो होना ही नहीं, प्लस तो किसकी वजह से? नेगेटिव आयंस की वजह से। तो लिखो इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। थर्ड, प्योर प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल। प्योर प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल होती हैं, या कहते हो आयनिक होती हैं। आयनाइजेबल होती हैं, अभी आएगा समझ में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिख लो। देखो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है या प्योर प्राइमरी, अब प्योर का मतलब बता दूंगा मैं आपको। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये, इसका कोई मतलब नहीं होता ज्योमेट्री से, ठीक है। ये नॉन डायरेक्शनल होती है। देखो इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल होती है जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। ये ज्योमेट्री या शेप को डिसाइड नहीं करती है। लिख लेना, ये ज्योमेट्री और शेप को डिसाइड नहीं करती है। इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। वैसे भी यार जब पहले ही बता दिया कि आयनिक है, तो आयनिक तो क्या होगा? नॉन डायरेक्शनली होगा, है ना। आयनिक बॉन्ड आपको बताया था क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी, पहली बात तो सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, कोरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर। प्योर प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल और नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अच्छा एक पॉइंट और लिख लेना प्राइमरी वैलेंसी में। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल। लिख लो, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल होती है। नोट कर लो सारे पॉइंट, है ना। ये क्या आता है बेटा? बोर्ड में भी आया था कंपैरिजन प्राइमरी और सेकेंडरी का। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस
corresponds to oxidation state। लिखा है ना, अब लिखो सेकेंडरी वैलेंसी, फिर एग्जांपल देखेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, लिखो सेकेंडरी वैलेंसी corresponds to coordination number। लिखो इट इज corresponds to कोऑर्डिनेशन नंबर। याद भी करते चला करो साथ साथ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एंड नेगेटिव लिगेंड्स, समटाइम पॉजिटिव भी है ना, जैसे NO+ भी होता है। जनरली सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एंड नेगेटिव लिगेंड्स, साथ साथ लिखते जाओ, न्यूट्रल एंड नेगेटिव लिगेंड्स। थर्ड, इट इज नॉन आयनाइजेबल। ये नॉन आयनाइजेबल है, पानी में डालने पर प्राइमरी वैलेंसी तो आयनाइज होगी, लेकिन ये क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल। लाइन का मतलब क्या है, क्या पूछ रहे हो? लिगेंड बेटा, लाइन है लिगेंड्स, ठीक है, ये क्या होगी, नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा वही कोऑर्डिनेशन, वही सेकेंडरी वैलेंसी है। जैसे CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 ही है। सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया, सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एंड नेगेटिव लिगेंड्स, है ना। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। नॉन आयनाइजेबल है। फोर्थ, इट इज नॉन डायरेक्ट, सॉरी, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर। ये डायरेक्शनल होती है, इसका मतलब ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड सेटिस्फाइड बाय सेकेंडरी, डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। लिख लो, हाँ, डिटरमाइन शेप एंड ज्योमेट्री, डिटरमाइन या ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिटरमाइंड बाय सेकेंडरी वैलेंसी, डिटरमाइंड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, 4 1 2 1 2 3 4 5 6। और लिखो, ये फिक्स होती है, इट इज फिक्स्ड। देखो प्राइमरी वैलेंसी होती है बेटा आयनाइजेबल। फोर्थ और फिफ्थ का मीनिंग सेम है, हाँ, फोर्थ और फिफ्थ का मीनिंग सेम ही है, भाई डायरेक्शनल है तभी तो ज्योमेट्री बता दे रहा है। और दूसरी बात, आइसोमेरिज्म भी इन्हीं की वजह से होगी। ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। देखो जैसे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा लिख लेना, एक पॉइंट और लिख लेना, प्राइमरी वैलेंसी में लिख लेना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। प्राइमरी वैलेंसी में लिखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। और उसके अंदर लिखना सेकेंडरी में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड लाइन। जैसे बेटा ये एग्जांपल है CO NH3 का होल 6 और Cl3, है ना। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। देखो ये ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। यहां पर ये एक अमोनिया, अमोनिया NH3 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 NH3, तो इनकी पोजीशन से बेटा ये 6 है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये ऊपर और नीचे z एक्सिस। तो ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई नहीं, ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। तो बेटा ये सारी की सारी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई।
और इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3, इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3। अगर इसको पानी में आप डालोगे तो सेकेंडरी वैलेंसी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये तीनों बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और जो +3 है वो किसकी वजह से, 3Cl की वजह से है, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 3 होगी। ठीक है, देखो सेकेंडरी वैलेंसी हमने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन, देखो ये ऑक्टेट्रल पोजीशन होती है बेटा, ये है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये ऑक्टेट्रल पोजीशन। और 3Cl है तो इनको आप ऐसे कहीं भी दिखा सकते हो, ये Cl कहीं भी दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी अट्रैक्शन है ये तो, है ना, ये ऐसे, चलो यहाँ दिखा दिया ये डॉटेड लाइन से, है ना, ये अट्रैक्शन दिखा रहा हूं मैं, है ना, +3 हो गए, -1 -1 -1, है ना, आयनिक बॉन्ड कंपाउंड है, नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शनल नहीं होती, कहीं भी दिखा सकते हो आप। ये बात आई समझ में, समझ आया नहीं आया, है ना। देखो बेटा 6 जो अमोनिया है ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इनकी पोजीशन तो फिक्स हो गई ऑक्टाहेड्रल पोजीशन 3D में, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की पोजीशन की वजह से हमें मालूम चल रहा है कि इस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल, केमिकल बॉन्डिंग का यूज आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल। हाँ, सारे 90 डिग्री की हैं, सबके 90 एंगल है ना, ऐसे शेप है यार, ये देखो, ये चारों मैंने ऐसे बना दिए, ऐसे, ठीक है, सब में 90 है, अब इसका बनाओ ना, सारे 90 डिग्री है, और एक क्या होगा, ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, एक ऊपर और एक नीचे आएगा, तो कौन सी पोजीशन होती है, ऑक्टाहेड्रल पोजीशन होती है। ठीक है ना। प्राइमरी वैलेंसी बेटा ये डॉटेड लाइंस है, ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये तीनों Cl जो है, जो आयनाइजेबल है, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना। अब जैसे ये बना के देखो दूसरा एग्जांपल, CO NH3 का होल 5 Cl और Cl2, फिर बनाओ CO NH3 का होल 4 Cl2 और Cl। देखो इसको कैसे बनाएंगे, समझो जरा, CO NH3 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 NH3, ये एक NH3 और ये Cl। अब देखना ध्यान से, अब इस Cl पर मैं डॉटेड भी लगाता हूं, साथ साथ डॉटेड भी, और 2 Cl में ओनली डॉटेड लगाता हूं मैं। अब सुनना ध्यान से, इसमें बेटा सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो तो 6 ही रहेगी, 5 और 1 6। अब सेकेंडरी वैलेंसी को 5 तो न्यूट्रल लिगेंड सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक निगेटिव लिगेंड सेटिस्फाई कर रहा है, इज इट क्लियर। लेकिन इसके अंदर प्योर प्राइमरी वैलेंसी 2 जो आयनाइजेबल हो रही है ना, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी तो बेटा 3 बोलोगे, इसको ये लिखो आयनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी, आयनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी तो 2 है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी तो 3 ही बोलोगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 ही रहेगा। बताओ, इसमें जो बेटा एक Cl है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 है, और मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इट इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इसने पूछ लिया कि भैया इसमें आयनाइजेबल कितनी है, तो आयनाइजेबल कितनी होंगी, सिर्फ 2, जो 2 Cl बाहर है। अगर इसको पानी में डालोगे आप तो CO NH3 का होल 5 Cl, तो अंदर रहना है Cl +2 Cl माइनस N, समझ में है ना। एक जो Cl है मैंने इसमें दोनों लाइनें लगाई हैं, सॉलिड लाइन भी लगाई है, डॉटेड भी, इट मींस इट सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी, सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी। इतना क्लियर हुआ या नहीं।
नाउ गॉट इट। चलो अब ये इसमें बनाओ, फिगर बना के देखो जल्दी, मेरे साथ साथ बनाओ, नोट साथ साथ बनाया करो। देखो अब इन दोनों के साथ आप दोनों लाइन लगाओगे, सॉलिड भी, और अब इसमें जो दो Cl है ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं, एक Cl के साथ सिर्फ डॉटेड लाइन लगाओगे। तो इसके अंदर बेटा सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है, प्राइमरी वैलेंसी तो 3 ही बोलोगे, लेकिन आयनाइजेबल वैलेंसी या Cl वो कितनी, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1। अब तो क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी मिटा भी दूं। ज्योमेट्री तो सबकी ऑक्टाहेड्रल ही रहनी है बेटा, है ना, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है ना, तो ज्योमेट्री सबकी ऑक्टाहेड्रल ही रहनी है। आ गया समझ में प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी। अदिति बोल रही है सर प्राइमरी नहीं पता चली। अरे बेटा प्राइमरी ऑक्सीडेशन नंबर के कॉरेस्पॉन्ड्स में, जो ऑक्सीडेशन नंबर वो प्राइमरी वैलेंसी है। हाँ, जो आयनाइज हो रही है वो प्योर हो गई, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है वो आयनाइज नहीं हो रही है, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन बताओ मुझे, आपको बताना है राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीवी, डेल्टा टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर, आरएल वीपी, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर and freezing point for following complex, for the following complex. A part PT Cl4.6NH3, B part PT Cl4.5NH3, C part PT Cl4.4NH3, D part PT Cl4.3NH3। बताओ जो आयनाइज होती है ना, उसको प्योर प्राइमरी वैलेंसी बोल दो। बताओ भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीबी हमने पढ़ा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है ना। डेल्टा टीबी क्या होता है बेटा, आई इंटू केबी इंटू एम मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ क्या होता है, आई इंटू केएफ इंटू एम। ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, आई सीआरटी। आरएलवीपी पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट आई एन टू अपॉन आई एन टू प्लस N1। याद होगा, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या आई लगा, आई क्या होता है 1 टू फैक्टर, आई की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 टू फैक्टर अल्फा क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट बताइए आपको। एक चीज याद करो, आपको बताइए सॉल्यूशन में जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर, आरएलवीपी, देखो जरा आरएलवीपी, और साथ में बॉइलिंग पॉइंट है ना। बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और साथ में बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल, एक ही बात है ना, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हो। और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
देखो अल्फा नहीं दिया तो बेटा 1 मान लिया करो, 100% डिसोसिएशन कर लिया करो। ABCD सबका ABCD, सबका ABCD आपकी अटेंडेंस होती है पूरी क्लास में, रहा करो, नहीं तो रीजन लिखा करो क्यों छोड़े। 199 से 188 हो गए, 200 तक पहुंच गए थे। फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर का उल्टा आएगा, ध्यान भी रखना है। चलो देखो अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, क्या बनेगा बेटा PT। देखो इसका ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है तो फिक्स रखना है, तो PT NH3 का होल 6 और Cl बाहर, चारों Cl बाहर, इसमें PT NH3 का होल 5, एक Cl अंदर और बाकी 3 बाहर। इसके अंदर PT NH3 का होल 4, 2 Cl अंदर और 2 Cl बाहर। इधर PT NH3 का होल थ्राइस, Cl3 और एक Cl बाहर। ये बनाया ना, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो I की वैल्यू निकालोगे, अल्फा नहीं दिया हुआ है तो 100% डिसोसिएशन मान लोगे आप, है ना भाई। I क्या होता है 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। पहला वाला कितने पार्ट में टूटेगा, इसको ब्रेक करोगे आप तो PT NH3 का होल 6 प्लस 4 Cl-n, 5 है इसमें टूट रहा है। अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे, n 5 रखोगे तो I कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा I की वैल्यू। ठीक है, ऐसे इसके अंदर पूरा लिखो, NH3 का होल 5 Cl, ये आएगा +3 Cl-n। देखो ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही आएगा PT का, सब में चेंज नहीं होगा। प्राइमरी वैलेंसी भी 3 रहेगी, सेकेंडरी वैलेंसी 6 रहेगी, पर आयनाइजेबल जो Cl है वो अलग होते जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल वो अलग होते जाएंगे। इसमें I कितना आएगा, 4 आएगा। इधर PT NH3 का होल 4 Cl2 +2 Cl-n, ये I कितना आ गया, 3 आ गया। इधर PT NH3 का होल थ्राइस Cl3 +1 Cl-1, यहाँ I कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है ना, देखो जरा ध्यान से। प्राइमरी वैलेंसी 4 होगी भाई, प्राइमरी वैलेंसी 4 होगी, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी, है ना। मैंने 3 बता दिया था, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, अब भाई I सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो डेल्टा TB, डेल्टा TF, RL-VP, ऑस्मेटिक प्रेशर, इसका ऑर्डर A, B और बॉइलिंग पॉइंट का भी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का भी दिखाई दे रहा, कट तो नहीं ना, A, B, C और D यही रहेगा। बोलो भाई, A, B, C, D यही रहेगा ना ऑर्डर, यस। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के। इसका D, C, B और A रहेगा, लिख लो जरा, D, C, B, A। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन कॉम्प्लेक्स में एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 पास करा दूं, है ना, इन सब में मैं एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 पास करा दूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आउट। अगर मैं इन सारे कॉम्प्लेक्स में एक्सेस अमाउंट में AgNO3 पास करा दूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आउट। बिल्कुल सही है। ऊपर वाले में कितने AgCl प्रेसिपिटेट होंगे, 4 AgCl, क्योंकि 4 ही बाहर है। ऊपर वाले में A में कितने होंगे, 4 AgCl प्रेसिपिटेट होंगे। इसमें कितने होंगे, 3। इसमें कितने होंगे, 2 AgCl। इसमें कितने होंगे, 1 AgCl। AgCl होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट,
AgBr का होता है पेल येलो, AgI का होता है डार्क येलो। ध्यान रखना है ना, जितने Cl निकलेंगे इस पर न्यूमेरिकल हर साल आ रहा है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं और बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल आता है, आराम से, समय भी नहीं लगता, हो जाता है मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में। तो आपको ध्यान रखना है ना। कलर देखो बेटा, AgCl व्हाइट PPT, AgBr पेल येलो, AgI डार्क येलो, डार्क येलो। ठीक है, ध्यान रखो। हो गया, चलो जरा एक क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट मुझे। देखो छोटा सा क्वेश्चन, देखो 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, लिखो 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर Cr Br Cl2, Cr क्रोमियम, Br Cl2 डॉट, Br बेटा ब्रोमीन ये, डॉट XNH3 है ना, Cr क्रोमियम, Br Cl dot XNH3 was treated with excess of AgNO3, treated with excess of AgNO3, and only yellow colored precipitate of AgBr was obtained. Clear? And only yellow colored precipitate of AgBr, लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे तो AgBr येलो ही होता है। AgBr precipitate, ठीक है, is obtained, ठीक है, सिर्फ AgBr का प्रेसिपिटेट आ रहा है, मतलब येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे दी। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr, देन फाइंड आउट value of X, find out value of X and number of moles of AgBr precipitate out, ठीक है। Cr का ये ध्यान रखना, Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये ध्यान रखो, ये लिख लो चाहे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इज 6। आंसर बता दो जरा जल्दी से फटाफट। 4, X की वैल्यू 4, ओके, X की वैल्यू 4, देखो सबने एकदम बता दिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr बताओ, 0.01, गुड। X की वैल्यू 4 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr 0.01, यही आएगा। देखो AgBr बाहर आ रहा है ओनली, तो आपको मालूम चल गया कि भाई Cl तो अंदर रहना है और Br बाहर रहेगा, ठीक है। Br बाहर रहना, तो Br को तो बाहर लगा दो आप, ठीक है। दोनों Cl अंदर रहने, दोनों Cl को अंदर लगा दो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो भैया अमोनिया कितने हो गए, 4 हो गए, आराम से आ गए। कोऑर्डिनेशन नंबर Cr का 6 है और उसने कह दिया कि AgBr प्रेसिपिटेट हो रहा है, बस तो Br बाहर, 2 Cl अंदर रहेंगे, तो 4 अमोनिया होने चाहिए, आ गया आंसर, ठीक है। अब इसके एक मोल से इसका एक ही मोल, तो भाई Br तो एक ही बाहर है ना, तो एक मोल कॉम्प्लेक्स, एक ही मोल तो Br देगा। और कितने मोल कॉम्प्लेक्स है निकाल सकते हो, कितने मोल कॉम्प्लेक्स है, तो मोल निकालोगे आप तो 0.1 into 100/1000, कितना आ गया, 0.01 मोल आ गए। तो 0.01 मोल, दिस कॉम्प्लेक्स विल गिव 0.01 मोल ऑफ Br-N, 0.01 मोल ऑफ Br-N AgNO3 से पास कराओगे तो 0.01 मोल AgBr प्रेसिपिटेट हो जाएगा।
इतना क्लियर हुआ? इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपको मिल जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर सेकेंडरी वैलेंसी, सुनना ध्यान से, ज्योमेट्री को कैसे डिसाइड करते हैं। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 2 होगी तो ज्योमेट्री होगी लीनियर। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 3 होगी तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। समझे? टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 5 होगी, अगर सेकेंडरी वैलेंसी बेटा 5 होगी तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, दोनों में कोई भी हो सकती है, और स्क्वायर पिरामिडल। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 आती है तो ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि आपको बताया था कि सेकेंडरी वैलेंसी ही बताती है ज्योमेट्री, उसी से पता चलता है कि ज्योमेट्री ये हो सकती है ना। अब टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर, ये मालूम चलेगा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है।